खम ब्रह्म। इस सरल वैदिक संस्कृत कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग प्रकृत भाव पर चर्चा कर रहे थे। जहां संधि नहीं होती अर्थात संधि करना अशुद्ध माना जाता है, उसे हम प्रकृत भाव कहते हैं। कल हम लोगों ने नित्य प्रकृत भाव पर चर्चा की है। आज वैकल्पिक प्रकृत भाव पर चर्चा करेंगे। व्याकरण में कुछ नियम ऐसे हैं जहां पर ये आपकी इच्छा पर है। यदि आपको उचित लगे, संधि करना अधिक उपयोगी लगे तो संधि कर सकते हैं, और न चाहें तो न करें, प्रकृत भाव रखें, अर्थात जो शब्द जैसा है वैसा ही लिखें बोलें। तो वैकल्पिक प्रकृत भाव, इसके परिचय में कहा गया है कि व्याकरण नियमों के अनुसार जब दो अक्षरों के निकट आने पर संधि नियमों के अनुसार उनमें परिवर्तन करने या न करने का विकल्प होता है तो वैकल्पिक प्रकृत भाव कहा जाता है। विशेष इसका अर्थ है कि लोक व्यवहार तथा साहित्य में प्रकृत भाव तथा संधि के अनुसार परिवर्तन कर प्रयोग के विकल्प प्रचलित रहे हैं, अतः दोनों रूपों को मान्यता दी गई है। इसका नियम एक, पद अथवा विभक्ति के बाद दूसरा पद आए तो उनके बीच संधि करने या न करने अर्थात प्रकृत भाव रखने का विकल्प होता है। दो पदों के मध्य, दो पदों के मध्य का अर्थ है कि ये हम जानते हैं कि वाक्य में पद ही प्रयोग होते हैं, और जब किसी शब्द में विभक्ति लग जाती है, नामिक विभक्ति हो या आख्यातिक विभक्ति हो, जब विभक्ति लग जाएगी तो वो पद बन जाएगा, और पद के पश्चात कुछ भी आ रहा हो तो उसमें संधि करें या ना करें, यह वैकल्पिक है। होता कि जैसे मान ली देव शब्द है, तो देव तो शब्द है, वाक्य में प्रयोग होगा ही नहीं। जब इसमें विभक्ति लगेगी, देवा देवम आदि हमने बनाया तो ये पद बन गया, उसके पश्चात कोई पद आएगा। अब इन दोनों पदों के मध्य हम संधि करें अथवा ना करें, ये हमारी इच्छा पर है। स्वाभाविक है, सहज बोलचाल में जब हम उस भाषा का प्रयोग कर रहे होंगे तो सामान्यतः यहां संधि नहीं होगी, क्योंकि जब हम सहज प्रवाह से बोलेंगे तो संधि नहीं करेंगे। जब पद पूर्ण होगा, हल्का सा थोड़ा सा ही सही कुछ विराम जैसा होगा, संधि नहीं होगी। अब होता क्या, जैसे जब काव्य रचना होती है तो उसमें ये निश्चित है इस चरण में इतने वर्ण होंगे। लौकिक संस्कृत में तो ये भी हो गया कि लघु और गुरु का ये क्रम होगा। तो कहीं कहीं कवियों को ये सुविधा हो जाती है कि संधि कर देने से उस जो वर्ण का आग्रह उस छंद में है, तो छंद के आग्रह से कहीं उनको लगा कि यहां पर संधि कर देने से हमारा छंद पूरा हो जाएगा, तो संधि कर दी गई। अब जब उस साहित्य का, काव्य का कोई अध्ययन करेगा तो अर्थ समझने के लिए वो संधि विच्छेद कर लेगा, उसका अर्थ समझ लेगा। लेकिन जब हम सहज भाव से बोलचाल में प्रयोग करेंगे तो संधि का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जहां पर दो पदों के मध्य, भाई एक पद पूरा हो गया, एक बात पूरी हो गई, अब अगला पद आएगा तो वो स्वतंत्र रूप से प्रारंभ होगा, उनके मध्य संधि सामान्यता नहीं होगी, परंतु काव्य के आग्रह से कहीं कहीं हो जाती है। हमें स्मरण हुआ, वेद मंत्रों के काव्यानुवाद करने में कहीं हमने ही लिखा था, बने हम धनेश्वर्य के देव स्वामी। अब आप देखिए, धन ऐश्वर्य लोक भाषा में हम लिख रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं सामान्यता तो धन ऐश्वर्य पृथक ही होना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि हमारी वर्तमान आधुनिक भाषाओं में तो इस तरह के संधि करने का कोई व्यवस्था है ही नहीं। इस तरह से देखा जाए तो
भाषा के काव्य में संधि यदि होती है तो ऐसे ही अवसर पर होती है। अब इसको यदि आप पढ़ें, बने हम धन ऐश्वर्य के देव स्वामी, तो छंद बाधित हो रहा है। अब हमने संधि कर दी, बने हम धन ऐश्वर्य के देव स्वामी, तो अब देखिए लय बन गई, छंद बन गया। तो कभी कभी छंद के आग्रह से संधि उपयोगी हो जाती है, तो काव्य में संधि हो जाती है, वह भी मान्य है। और सहज बोलचाल में उस संधि सामान्यता नहीं होगी, वही भी स्वाभाविक है। तो व्याकरण में दोनों को मान्यता दी गई कि सहज भाव से जब आप बोलेंगे तो संधि नहीं होगी। और काव्य के आग्रह से कब यदि कहीं कहीं संधि कर देता है तो भी कोई बात नहीं, अर्थ तो आप समझ जा रहे हैं, जो हम कहना चाहते थे वो आप समझ गए। तो इस प्रकार से दोनों रूपों को मान्यता दे दी गई है। उदाहरण कहें, छात्रस्य आचरणम अथवा छात्रस्याचरणम लिखना विकल्प से मान्य है। जहां पर संधि करना या प्रकृत भाव रखना दोनों प्रयोग शुद्ध माने जाते हैं। अब देखिए, जब सहज भाव से हम बोलेंगे तो हम कहेंगे छात्रस्य आचरणम, स्वाभाविक है जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं। अब यदि काव्य रचना कर रहे हैं तो ये अलग अलग लिखने में आप देखिए वर्णों की संख्या बढ़ेगी, और ये जोड़कर हम छात्रस्याचरणम कर देंगे तो वर्ण संख्या एक घट जाएगी, लघु गुरु का भी अंतर पड़ेगा। तो छंद की आवश्यकता के अनुसार हम छात्रस्य आचरणम या छात्रस्याचरणम कर सकते हैं, ये काव्य की आवश्यकता के अनुसार है। सहज बोलचाल में तो हमारे विचार से छात्रस्य आचरणम कहना स्वाभाविक है, उचित होगा। नियम 2, गो शब्द के बाद यदि आ आए तो विकल्प से प्रकृत भाव होता है। गो अग्रम गवाग्रम दोनों प्रयोग मान्य है। ये भी वैसा ही है, पहले भी हम लोगों ने नित्य प्रकृत भाव में भी पढ़ा था कि द्विवचन में और उसमें भी विशेष रूप से ई ए ओ आदि आने पर संधि नहीं करते। यहां भी गो में ओ है और उसके पश्चात अग्र का आ रहा है, तो स्वर संधि के अनुसार गवाग्रम हो भी सकता है। गो अग्रम बोलेंगे तो अधिक स्पष्ट है, होना ही चाहिए। ध्यातव्य, प्रकृत भाव नियम का लाभ यह है कि व्यावहारिक जीवन में दो पदों के बीच संधि किए बिना सरलता से संस्कृत का प्रयोग कर सकते हैं। आधुनिक समाज तथा नवीन विषयों में संस्कृत प्रयोग के लिए ऐसा करना आवश्यक भी है, क्योंकि यदि सर्वत्र संधि को अनिवार्य करने का प्रयास करेंगे तो भाषा बहुत कठिन जटिल होती जाएगी, क्लिष्ट हो जाएगी। तो स्वाभाविक है लोग उसको नहीं अपना सकेंगे, इसीलिए संस्कृत जनजीवन से दूर होती गई। और अब संस्कृत जानने वाले कठिनता से मिलते हैं, संस्कृत सीखने के लोगों की इच्छा नहीं होती या कहें साहस नहीं होता, क्योंकि इतना सुन रखा है कि इतना क्लिष्ट हो गई है। मैं कह रहा हूं, थी तो नहीं। जो लोग वैदिक साहित्य से परिचित हैं वो जानते हैं संस्कृत इतनी क्लिष्ट नहीं है, बहुत सरल है। परंतु वो लौकिक साहित्य में धीरे धीरे वो क्लिष्ट होती गई है। संधि भी कारण है और भी कारण है। तो इस प्रकार से हमने आज ये प्रकृत भाव की स्थिति को पूर्ण किया। अब इसके पश्चात संधि की चर्चा की जानी है। यद्यप समय है, संधि पर कुछ चर्चा प्रारंभ तो की जा सकती है, परंतु आज मंत्र की दृष्टि से एक विशेष बात यह है कि जो हम लोग मंत्र व्याख्या कर रहे हैं उसमें आज जो मंत्र है वो बहुचर्चित है। तो हम विचार कर रहे हैं कि इस कक्षा को आज थोड़ा छोटा कर दें, एक प्रकरण हमारा पूर्ण हो भी गया है। तो आगे हम लोग मंत्र की चर्चा करें। आप लोग वेदाष्टक पाठ कर लें, कोई प्रश्न आदि हो तो कर सकते हैं। उसके पश्चात हम लोग मंत्र चर्चा करेंगे। ओम।